गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का विषय है समसामयिकी विषय, हिंद प्रशांत क्षेत्र और भारत। हिंद प्रशांत क्षेत्र और भारत को कैसे देखते हैं, ये एक समसामयिकी विषय के तौर पर देखा जाएगा। संपूर्ण विश्व जो है आज मूलभूत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। स्वाभाविक है, इस परिवर्तन में नई नई शब्दावली को भी गढ़ी जा रही है। इसी में एक शब्दावली है जिसको इंडो पैसिफिक के तौर पर जाना जाता है। हालांकि यह शब्दावली विश्व की कई अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। भौगोलिक तौर पर इसे देखा जाए तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के जो समुद्र का हिस्सा है वो एरिया आता है, वो क्षेत्र आता है। इसकी अपनी एक आर्थिक महत्ता है जिसको लेकर लोगों ने इसे नए नए तरीके से देखने का प्रयास किया है। स्वाभाविक है, आज का हमारा विषय है कि इंडो पैसिफिक और भारत किस तरह से देखा। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे इस विषय को, अगर आप लोग समझ पाए हो तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हिंद महासागर क्षेत्र का रणनीतिक महत्व क्या है। हिंद महासागर के रणनीतिक महत्व पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम अगर बात किया जाए तो हिंद महासागर क्षेत्र में हाल के वर्षों में भू राजनीतिक रूप में विश्व की विभिन्न शक्तियों के मध्य कूटनीतिक संघर्ष का एक नया मंच बना है। यानी रणनीतिक महत्व की बात हम लोग कर रहे हैं। यानी हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो ये एक कूटनीतिक संघर्ष का मंच बन रहा है। मंच बनने के पीछे रीजन है, यानी ये रणनीतिक महत्व में अगर देखा जाए तो एक कूटनीतिक मंच के तौर पर हाल के दिनों में देखा जा रहा है। कूटनीतिक मंच के तौर पर देखने के पीछे वजह क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं। विश्व की पहला बिंदु, विश्व की लगभग 75% वस्तुओं का आयात निर्यात इसी क्षेत्र से होता है। यानी इसी क्षेत्र से आयात निर्यात हम लोग 75% देख सकते हैं, इस एरिया से देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में, अब इसको हम लोग अगला बिंदु कैसे देखेंगे, तो इस क्षेत्र में जितने भी बंदरगाह होंगे वो बंदरगाह एक व्यस्ततम बंदरगाह होंगे, सबसे व्यस्त होंगे, सबसे ज्यादा वहां पर ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, यह विश्व के जीडीपी का 60% योगदान देता है। विश्व के का जीडीपी का 60% यहां से योगदान होता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र का अपना इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो इस एरिया में जो है ऊर्जा और पेट्रोलियम को लेकर बड़ी महत्ता है। यानी आर्थिक महत्व में ऊर्जा और पेट्रोलियम यहां पर एक महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसकी अपार संभावनाएं भी हैं और काफी इस पर कार्य की भी जा रही है। इसके अलावा आप गौर कीजिएगा, इस क्षेत्र में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लगभग 38 देश हैं। चौथा बिंदु में अगर देखा जाए 38 कंट्रीज आते हैं यहां पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, यानी 38 देश यहां पर सम्मिलित हैं। दूसरा है, आप गौर कीजिएगा, ये सतह का लगभग 44%, सतह का लगभग 44% जो है भाग इसका आता है। यानी सतह कहने का मतलब भू एरिया कह सकते हैं, लैंड एरिया कर सकते हैं। और इस एरिया में लगभग विश्व का 65% आबादी निवास करती है। तो आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, इन इंडो पैसिफिक क्षेत्र का अपना एक इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस कई रीजनों से हमने देने का प्रयास किया। इसी कारण से चूंकि अधिकांश देश का ये हिस्सा पड़ रहा है, इसके क्षेत्र में पड़ रहा है, आसपास के कंट्रीज हैं आसपास में, तो ऐसी स्थिति में यहां पर एक रीजन बनता है जो हम लोग छठा पॉइंट पे दे सकते हैं, भू आर्थिक प्रतिस्पर्धा। यानी आपस में संघर्ष का कारण बनेगा आर्थिक रीजन, ऊर्जा, सारे कंट्रीज आपस में हैं, तो आर्थिक प्रतिस्पर्धा यहां पर देखने को मिलती है। स्वाभाविक है, जब यहां पर अर्थव्यवस्था की काफी संभावनाएं हैं तो लोग यहां पे राजनीति को जन्म देंगे।
विशेषकर कुछ ऐसी राजनीति देखने को मिलेगी जो कि अपने अपने वर्चस्व को बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। स्वाभाविक है, इसके कारण यहां पर आप गौर कीजिएगा, कुछ कंट्रीज हैं जो नौसैनिक बेड़ा को यहां पर बढ़ावा दे रहे हैं, सैन्य खर्च में बढ़ोतरी कर रहे हैं। स्वाभाविक है, अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने के लिए यहां पर नौसैनिक क्षमताओं को जो है ज्यादा सुदृढ़ कर रहे हैं। इसके अलावा गौर कीजिएगा, ये सब रीजन जो है यहां पर की अपार प्राकृतिक संपदा को भी लेकर माना जा सकता है। प्राकृतिक संपदा भी यहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जिसमें से एक प्राकृतिक संपदा हम लोगों ने पेट्रोलियम के तौर पर भी देखा है। तो ऐसी स्थिति में आप गौर कीजिएगा, एक इंपॉर्टेंस बनता है, यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र का अपना एक इंपॉर्टेंस है। इन बिंदुओं को आप ध्यान से देख सकते हैं। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट आप गौर कीजिएगा, इसी क्षेत्र में, इसी हिंद महासागर के क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दक्षिणी चीन सागर भी आता है। क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? क्योंकि चीन का मुद्दा अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो स्वाभाविक है, हमारे लिए प्रश्न जो है सिविल सर्विसेज में देखने को मिल सकता है। अब चीन सागर के बारे में अगर बात किया जाए तो चीन सागर इसी एरिया में पड़ता है। अब चीन सागर का मतलब, अब गौर कीजिएगा कि इसी एरिया में आसियान का क्षेत्र, स्वाभाविक है आसियान और चीन, यानी आसियान के देश और चीन के मध्य विवाद बनेगा। क्योंकि चीन सागर है तो स्वाभाविक है यहां चीन उतर जाएगा। तो ये चीन और आसियान के बीच में निरंतर प्रतिस्पर्धा का ये अखाड़ा बना हुआ है। निरंतर प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा के तौर पर यहां पर देख सकते हैं। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप गौर करें, ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र का इंपॉर्टेंस देखते हुए सभी में होड़ लग गया है, और ये होड़ जो है कल को एक वैश्विक सुरक्षा को चुनौती दे रहा है। स्वाभाविक है, हथियारों का होड़ हो सकता है, तीसरी लड़ाई हो सकती है इसको लेकर, और कई आप संघर्ष को देख भी सकते हैं। अभी हाल के दिनों में कुछ संघर्ष देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम विषय वस्तु की बात कहा, अभी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में हमने बात किया, इसके एक भौगोलिक इंपॉर्टेंस के बारे में, एक ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस, इसके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, इसका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस देखने का प्रयास किया। अब ऐसी स्थिति में आप गौर करेंगे कि कुछ हालिया घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। इस क्षेत्र में हालिया घटनाक्रम क्या क्या है, तो उस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। हालिया घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने को लेकर, इस क्षेत्र को मुक्त व्यापार, ये हाल का कुछ संदर्भ है, मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने को लेकर अमेरिका, खास करके आप गौर कीजिएगा कि अमेरिका ने इस पर पहल की है, यानी अमेरिका इसको चाहता है कि वो एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के तौर पर इसको आगे बढ़ाए। स्वाभाविक है, ये ट्रंप प्रशासन का उद्देश्य है। इसी दिशा में भारत और जापान ने भी आपस में समझौता कर रखा, यानी कहने का मतलब है, कहा जा सकता है भारत, जापान और यूएसए जो है, इनकी इच्छा शक्ति है कि इसे एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के तौर पर घोषित कर दिया जाए, स्वीकार कर दिया जाए। चूंकि अमेरिका इसमें क्यों हस्तक्षेप करना चाहता है, अमेरिका इस ओर क्यों आना चाहता है, इसके पीछे रीजन है कि एक आंकड़ा कहता है, हाल का सर्वे कहता है 2027 तक चीन जो है विश्व की एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर जाना जाएगा। यानी 2027 तक चीन जो है एक, कह सकते हैं, अमेरिका को पिछाड़ सकता है और एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर जाना जा सकता है। इसीलिए आप गौर कीजिएगा, FOIP का कॉन्सेप्ट लाने का प्रयास कर रहा है अमेरिका। ये FOIP क्या है? फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक चर्चा का विषय में अभी चल रहा ऐसा। अब गौर कीजिएगा, इसके लेकर चीन भी अपना चुप नहीं बैठा हुआ है, चीन ने भी कुछ काम कर रखा है। BRI, बिल्ड रोड इनिशिएटिव, यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यहां पर चर्चा में है। इनिशिएटिव
अब ऐसे विषय में इस तरह से कहा जा सकता है कि ये अपना अपना सब मजबूती स्थिति प्राप्त करना चाहता है। इसी बीच में आप गौर कीजिएगा कि एक इंडोनेशिया कंट्री है, हाल के दिनों में चर्चा में वो भी रहा है इस दिशा में, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो है वो अपनी महत्ता बढ़ाते जा रहा है, यानी उसका पावर बढ़ते जा रहा है, और बढ़ने के कारण वो ना तो अमेरिका के FOIP में जुटना चाहता है और ना ही चीन का BRI में जुटना चाहता है। यानी कहने का मतलब है कि वो अपना एक स्वतंत्र भूमिका अदा करना चाहता है, यानी इंडोनेशिया अपनी एक स्वतंत्र भूमिका देखता है, यानी स्वतंत्र तौर पर वो अपने आप को विकसित करना चाहता है। इसी दिशा में चूंकि इंडोनेशिया जो है एक ऐसा कंट्री है जो आपको पता होगा कि अपनी महत्ता को ये आसियान के संदर्भ में देखता है, आसियान से देखने का प्रयास करता है, यानी इसका इंडोनेशिया आसियान संगठन का एक महत्वपूर्ण देश है और वो अपना विकास आसियान के संदर्भ में देखने को मिलता है। क्योंकि इन दोनों के संघर्ष से वो अपना एक तीसरा अलग रूप लेना चाह रहा है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है ये एक कूटनीतिक क्षेत्र बन गया, ये कूटनीतिक अखाड़ा का एरिया बन गया। स्वाभाविक है इस एरिया में बदल रहा परिवेश, संभावनाएं काफी हैं, काफी कई कंट्रीज जो है अपना अपना इन्वेस्टमेंट करने को इस एरिया में भूमिका अदा करना चाहता है। इसी में से सबसे पहले अगर हम लोग बात किया जाए तो चीन ने कुछ पहल इनिशिएटिव कर चुका है। चीन जो है इस एरिया में अपने आप को मजबूत स्थिति बनाने के लिए वो इनिशिएटिव कर चुका है। सबसे पहला कुछ इनिशिएटिव के बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट, स्वाभाविक है ग्वादर पोर्ट का प्रमुख हितधारक आज के डेट में चाइना है, स्वाभाविक है। इसी तरह से श्रीलंका में हम्बन टोटा बंदरगाह, इन सब पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहा है। अब गौर कीजिएगा ये तो प्रभुत्व स्थापित कर रहा है, इसी को देखते हुए दूसरी ओर जापान ने भी कुछ इनिशिएटिव कर रखा है। जापान ने भारत में काफी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रखा है। इंडिया में भी अब विशेषकर अगर आपसे पूछा जाए कहां पर कर रहा है तो तमिलनाडु के क्षेत्र में सबसे ज्यादा किया है। स्वाभाविक है वो इस दिशा में अपने आप को, जापान भी अपने आर्थिक हित को यहां पर देखने का प्रयास कर रहा है। स्वाभाविक है जापान का निवेश, चाइना अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, अमेरिका इस स्थिति में अपने आप को मजबूत करना चाहता है, वो विश्व का अपना जो नंबर 1 अर्थव्यवस्था, नंबर 1 स्थिति जो है उसको बरकरार रखना चाहता है, और भारत जो है एक उभरता कंट्री है वो भी इसके स्थिति में कहीं ना कहीं फिट बैठता है, यानी भारत का भी अपनी एक अपार संभावनाएं हैं। और इसी कारण से भारत, चीन, जापान और अमेरिका जैसे देश और एक हमने इंडोनेशिया का भी यानी आसियान का भी हित यहाँ पर प्रभावित होता है। तो ऐसी स्थिति में ये चर्चा का प्रमुख विषय बनता है। अब हम इसको दूसरे एंगल से देखते हैं कि भारत का इसमें क्या क्या हित होगा। तो भारत के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। भारत के संदर्भ में हम सबको टॉपिक तोड़ते जा रहे हैं, आप उसको देखने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात है ये हिंद प्रशांत क्षेत्र है भारत के लिए शुरू से, प्रारंभ से ही एक महत्वपूर्ण रहा है। सबसे बड़ा रीजन क्या है कि भारत प्रारंभ से ही, प्राचीन काल से ही अगर आप लोग जानते होंगे, समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण रहा है। समुद्री व्यापार भारत का विकसित रहा है, अच्छी स्थिति में रहा है। स्वाभाविक है भारत इस दिशा में ध्यान देगा। दूसरा रीजन हम देखते हैं। आप गौर कीजिएगा, सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए भारत जो है, भारत अपनी कह सकते हैं कि अपने हित को ध्यान देते हुए, अगर भारत का अपना हित है तो सैन्य शक्ति को भी मजबूत करना होगा। और सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए भारत ने कुछ इनिशिएटिव किया है जिसको कहते हैं संयुक्त अभ्यास। संयुक्त अभ्यास को जन्म दिया है, यानी कई कंट्रीज के साथ मिलकर बायलैटरल या मल्टीलैटरल जो है आपस में एक अभ्यास करते हैं। और उन अभ्यासों में आप गौर करके देखिएगा, अमेरिका के साथ अभ्यास हो रहा है,
आसियान के साथ अभ्यास हो रहा है, आसियान कंट्रीज के बीच में हो रहा है, जापान के साथ हाल के दिनों में देखने को मिला है, कोरिया के साथ देखने को मिला है। आप प्रीलिम्स जब पढ़ते होंगे तो इन सब कंट्रीज के साथ जो जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ होगा उसका नाम हम लोग याद करते होंगे, या कुछ वियतनाम के साथ भी आप देखेंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो निरंतर संयुक्त अभ्यास चल रहा है। इस संयुक्त अभ्यास का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि इस एरिया में सैन्य शक्ति को भारत अपना मजबूत करना चाहता है। मजबूत करने के लिए स्वाभाविक है अपने देश की सीमा और अन्य क्षेत्रों को रक्षा करना अनिवार्य। भारत 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आर्थिक पर आते हैं। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट बात है भारत के संदर्भ में आर्थिक महत्ता देखा जाए तो ओएनजीसी लिमिटेड भारत का एक तेल कंपनी है, आपको पता होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसने वियतनाम के विशेष आर्थिक क्षेत्र में तेल और संभावनाओं की तलाश कर रहा है, यानी वियतनाम में इसने निवेश कर रखा है, यानी तेल की संभावनाओं की तलाश कर रहा है। स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में भारत के लिए बड़ा उपयोगी माना जाता है। इसके अलावा आप गौर कीजिएगा, यूएसए, भारत और जापान, जो हम लोग तीनों के बारे में हमने बात कहा था, तो यूएसए चौथा पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे, इंडिया और जापान जो है वो इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है काफी इन्वेस्ट कर रखा है। इन्वेस्टमेंट है आर्थिक, कहने का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों को लेकर इन्वेस्टमेंट किया। इसी के कारण एक चर्चा का हल्का विषय, चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पिछले वर्ष 2019 में G20 के बैठक में भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहा है। और इसी को देखते हुए एक और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हम लोग भारत के संदर्भ में बात करेंगे। अप्रैल 2019 में, पिछले वर्ष में, आप गौर करेंगे विदेश मंत्रालय में एक पैसिफिक विंग बना। विदेश मंत्रालय में एक पैसिफिक विंग्स का निर्माण हुआ, यानी इस तरह से अगर देखा जाए तो हाल के दिनों में भारत जो है इस क्षेत्र में को भी एक महत्वपूर्ण के तौर पर, यानी कहने का मतलब एरिया को देखा जा रहा है। भारत के संदर्भ में भी देख सकते हैं, भारत कई देशों के साथ व्यापारिक साझेदार भी है इस क्षेत्र में। स्वाभाविक है, एशिया पैसिफिक प्लस इंडिया, एशिया पैसिफिक प्लस इंडिया, इस एरिया में भी भारत जो है, इसमें भारत की भूमिका देखने को मिलती है, यानी एशिया पैसिफिक प्लस इंडिया में भी भारत की भूमिका देखने को मिलती है। अब कहने का मतलब है कि इन सब क्षेत्रों में, यानी इस क्षेत्र में भारत, वियतनाम, जापान, यूएसए, सबका अपना अपना आर्थिक हित यहां पर लगा हुआ है। स्वाभाविक है ऐसे में इस क्षेत्र में अमेरिका, भारत जैसे देश जो हैं वो इसे खुले नीति के तौर पर देखना चाहेंगे, यानी खुले व्यापार की नीति यहां पर होगा तो सबको हितकर होगा, और ऐसा भारत चाहता है। मगर ऐसे क्षेत्र में चूंकि चीन जो है उनका अपना उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को वो मजबूत करे और इस पर वो एकाधिकार बनाना चाहता है। और इसी संदर्भ में चाइना ने जो इनिशिएटिव ले रखा है वो यहाँ पर बड़ा देखने लायक है, क्योंकि वो चाइना जो है अपने क्षेत्र में जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण देखने को प्रयास कर रहा है, यानी चाइना जो है इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। स्वाभाविक है चीन से यहाँ पर खतरा है, कई खतरा पैदा कर रहा है। स्वाभाविक है वो कर क्या रहा है, तो सबसे पहले हम लोग को पता होगा, जो शुरू में ही हमने चर्चा किया, हम्बनटोटा बंदरगाह करना क्या चाह रहा है, इस बंदरगाह के माध्यम से एकाधिकार प्राप्त करना चाह रहा है। दूसरा आप गौर कीजिएगा, हाल के दिनों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वो सैन्य उपनिवेशवाद को स्थापित करना चाह रहा है। सैन्य उपनिवेशवाद कहने का मतलब सेना की मदद से उस क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित करना चाह रहा है। कुछ क्षेत्र हैं जैसे म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश, इन क्षेत्रों में वो क्या कर रहा है, अपने स्थिति को मजबूत कर रहा है सैन्य उपनिवेशवाद, यानी सेना की सहायता से। यहां पर तो कुछ सैन्य इक्विपमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है, युद्धपोत अभी हाल के दिनों में इसने इन क्षेत्रों को प्रदान किया है। स्वाभाविक है इसके अलावा इसको अपनी ओर आकर्षित करके वो आसियान क्षेत्र में जो है वो क्या करना चाह रहा है, सेंध लगाना चाह रहा है। और ऐसे ही संदर्भ में देखा जा सकता है कि चाइना जो है अपने आप को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। आपको पता होगा वन बेल्ट
वन रोड इनिशिएटिव भी उसने ले रखा है। अब इसी दिशा में आप गौर कीजिएगा, यहां पर भारत जैसे देश जो है वो स्वतंत्र, खुले और समृद्ध व्यापार को या समृद्धता को प्रमोट करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट भारत के साथ आया है, क्वाड। क्वाड की अवधारणा। अब क्वाड क्या है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त रूप से एक अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता है जिसको क्वाड कहते हैं। क्वाड की अवधारणा, इस क्वाड के माध्यम से है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में करना क्या चाहता है? इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अवसंरचना का विकास करना चाहता है। स्वाभाविक है, क्वाड की अवधारणा एक विकास के संदर्भ में देखने को मिलता है, स्वाभाविक है, मगर हिंद प्रशांत क्षेत्र में खुलेपन से ये सब संबंधित है। परंतु आप गौर कीजिएगा, ये जो पहले से चला आ रहा था चीनी दबदबा, उस चीनी दबदबा को कम करने में भूमिका अदा करेगा। अब ओवरऑल बात करते हैं, निष्कर्षता बात करते हैं। इन सब चुनौतियों के बावजूद भारत जो है चीन के साथ अच्छे संबंधों का प्रबंधन करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। हाल के दिनों में आप देखे भी होंगे कुछ संघर्ष देखने को मिल रहा है, परंतु फिर भी भारत जो है चाइना के साथ में, चीन के साथ में एक बेहतर प्रबंधन करने पर बल दे रहा है और स्वाभाविक है इसके साथ एक सुगमता से रिश्ते को सुधारने पर भी बल दे रहा है। और भारत की लुक ईस्ट की पॉलिसी जो है उसकी एक मजबूत आधारशिला रखने का एक महत्वपूर्ण घटक के तौर पर देख रहा है। स्वाभाविक है भारत इस दिशा में आगे की राह भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत इस संदर्भ में आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने पर बल देगा। इसके अलावा भारत अपने केंद्रीय सुरक्षा एजेंडों पर भी विचार करने पर बल देगा, चूंकि इस पर ज्यादा मजबूती से ध्यान देने की आवश्यकता है। और स्वाभाविक है भारत और चीन का ये जो संबंध है, भारत एक बराबरी के तौर पर अपने लाभ को भी यहां पर देखने का प्रयास करेगा। स्वाभाविक है ऐसे संदर्भ में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय था जो हम लोग अभी चर्चा किए, और इसका एक प्रश्न बन सकता है जिस पर आप लोग बात कर सकते हैं। वैश्विक भू राजनीति में बढ़ती अनिश्चितता के दौर में भारत के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। फिर से हम प्रश्न करें, वैश्विक भू राजनीति में बढ़ती अनिश्चितता, वैश्विक भू राजनीति में बढ़ती अनिश्चितता के दौर में भारत के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रासंगिकता पर चर्चा करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।